हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के नृत्य संगीत और लोक नृत्य को देखने वाले हैं। लोक नृत्य यानी कि फोक डांसेस कौन कौन से हैं। काफ़ी सारे हैं और रीजन वाइज वेरी करते हैं। जैसे कि एक बुंदेलखंड के अपने फोक डांसेस हो गए, और ब्रज रीजन यानी कि मथुरा रीजन के अपने डांसेस हो गए, उसके बाद पूर्वांचल के हो गए, फिर अवध रीजन के हो गए। इस तरीके से कई सारे फोक डांसेस बन जाते हैं। इसके अलावा जो यूपी का डांस है वो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस है, कथक। इसको देखेंगे। और फिर उसके बाद संगीत। संगीत में बेसिकली गज़ल, जिसे यूपी से रिलेट किया जाता है, और ये मुगल और उसके पहले सल्तनत पीरियड से आमिर खुसरो को बोला जाता है कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, चला आ रहा है। तो पहले देखते हैं फोक फोक डांसेस में ब्रज रीजन के डांसेस। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है चरकुला डांस। चरकुला डांस आमतौर पर महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें ऐसे सर पे क्या कहते हैं, घड़ा नृत्य भी इसको बोलते हैं, क्योंकि सर पे इस तरीके से एक लाइट को लेकर के परफॉर्म किया जाता है। इसे राधा कृष्ण के जन्म से रिलेट करके देखा जाता है। श्री राधा जी के जन्म के अवसर पर बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। तो और दूसरा क्या डांस, एक झूला डांस होता है। झूला डांस सावन में परफॉर्म किया जाता है। कहाँ, ब्रज रीजन में यानी कि मथुरा रीजन में। और एक रस डांस होता है। रस डांस यानी कि रस लीला से संबंधित है, या रासलीला से। इसमें श्री कृष्ण जी और राधा जी के जो बचपन से लेकर के युवावस्था तक की जो भी लाइफ इवेंट्स थे, उनको एक तरीके से डांस के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट है ब्रज रीजन में, वो है मयूर डांस। मयूर डांस ये दिख रहा होगा, मोर के पंख को ऐसे पीछे लगा करके परफॉर्म किया जाता है। ये भी श्री कृष्ण और राधा जी से ही रिलेटेड है। नृत्य के दौरान नर्तक मोर के पंखों के बिना विशेष पोशाक पहनते हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित है, ठीक है, यानी कि उनकी युवावस्था से संबंधित है। और जो दूसरा हमारा मेन रीजनल डांस या फिर कह लीजिए या फिर फोक डांस आ जाता है, वो है बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड के डांस, इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है वो है ख्याल। ख्याल बेसिकली मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि चरकुला जो था, चरकुला फीमेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। उसी तरीके से ख्याल मेनली मेल के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कब परफॉर्म किया जाता है, लड़के के जन्म के अवसर पे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो है लट्ठमार डांस। लट्ठमार डांस पूर्वांचल से रिलेटेड भी है, लेकिन ये ब्रज रीजन या फिर जो हमारा अभी ब्रज डांस था, उससे भी काफ़ी हद तक रिलेटेड है। तो लट्ठमार डांस में क्या होता है, परफॉर्म ड्यूरिंग द दिवाली फेस्टिवल। दिवाली के अवसर पे इसको परफॉर्म किया जाता है। परफॉर्म बाय ऑल एज ग्रुप्स, यानी कि बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और महिलाओं से लेकर के पुरुष इस तरीके से एक दूसरे के लाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लट्ठ डांस देख रहा है। और अगला जो हमारा है वो है सोरा या सोरा डांस। सौरा या सोरा डांस, फेमस इन हमीरपुर, झांसी, ललितपुर रीजन। परफॉर्म बाय द ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन, यानी कि जब भी फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई कब की जाती है, एक तो जो नवंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, या फिर मार्च अप्रैल के टाइम पे हार्वेस्ट सीजन में इसको परफॉर्म किया जाता है। किस एरिया में, झांसी और ललितपुर। यानी बुंदेलखंड है तो फिर झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, इन्हीं रीजन से ही रिलेटेड होगा ये सारे डांस। और जो अगला है धुरिया, ये कुम्हार समुदाय के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। कुम्हार समुदाय के लोगों के द्वारा। और देवी डांस। देवी डांस शादियों के दौरान धोबी समुदाय के लोगों के द्वारा। धोबी समुदाय के लोग होते हैं, देवी डांस परफॉर्म करते हैं कब, शादियों के दौरान। और दिवाली या पाली, ए वेरी ओल्ड डांस लिंक्ड विद द लॉर्ड कृष्णा व्हेन द एंगेज्ड इन मोक बैटल यूजिंग स्टिक। मतलब एक तरीके का जब वो लाठियों से लड़ाई करने का जो एक नाटक करते थे श्री कृष्ण जी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिवाली या फिर पाली डांस को परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे, बुंदेलखंड रीजन में। बुंदेलखंड में। अब जो इस लिस्ट में अगला है वो है राय डांस। राय डांस को मयूर डांस भी कहते हैं। मयूर डांस यानी कि मोर के पंख से काफी हद तक मिलता जुलता है, जो ऊपर का ब्रज रीजन का मयूर डांस था। परफॉर्म ड्यूरिंग द बसंत एंड जन्माष्टमी। जन्माष्टमी तब किसकी, यानी कि श्री कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पे, या फिर बसंत पंचमी के अवसर पे परफॉर्म किया जाता है। और कैरा डांस, परफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ द मैरिज बाय द पीपल ऑफ धोबी कम्युनिटी। जो धोबी समुदाय के लोग होते हैं वो अपनी शादियों में कैरा डांस, मतलब जो भी
स्पेसिफिक डांस को परफॉर्म करती हैं, उसे बोलते हैं कैरा डांस। और अगला है कार्तिक। कार्तिक है तो जाहिर सी बात है कार्तिक के महीने से संबंधित होगा। कार्तिक के महीने में परफॉर्म किया जाता है, ये भी श्री कृष्ण जी और गोपियों से संबंधित है। यानी कि उनकी जो भी लाइफ इवेंट्स रहे हैं उनको एक तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कार्तिक डांस में। और घोड़ा डांस परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेजन और डांसर्स परफॉर्म अलोंग विद द हॉर्सेस। यानी कि घोड़ा डांस में क्या होता है, मतलब मेन रोल जो होता है वो घोड़े का होता है। घोड़े को पर बैठ करके या फिर घोड़े के साथ करतब दिखाते हुए इसको घोड़ा डांस को परफॉर्म किया जाता है शुभ शुभ अवसर पर। जब भी कोई यानी शुभ अवसर हो तो उस दौरान घोड़े डांस को परफॉर्म किया जाता है। किधर? बुंदेलखंड रीजन में। अगला जो है बरेडी डांस। ये यादव समुदाय के लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अहिर समुदाय द्वारा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इसको परफॉर्म किया जाता है। अब ये हमारा बुंदेलखंड कंप्लीट हो गया और ब्रज कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है हमारा पूर्वांचल रीजन के डांसेस। पूर्वांचल रीजन में क्या है? पूर्वांचल रीजन के जो डांसेस हैं, एक तो मिर्जापुर और सोनभद्र के एरिया के जो डांसेस है, बाकी जो अदर मिर्जापुर में जो सोनभद्र में जो होता है ना, एक कर्मा डांस, कर्मा और शीला डांस, ये मेन है। तो कर्मा का परफॉर्म किया जाता है। कर्मा परफॉर्म बाय द गोंड समुदाय। खास खास कर कर्मा को जो खरवार जो जनजाति होती है उसको वो परफॉर्म करती है। मतलब कर्मा डांस को सेलिब्रेट करती है। डांसर्स प्लग लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज व्हाइल होपिंग। यानी कूदते हुए पेड़ की पत्तियों और शाखाओं को तोड़ते हैं। एक तरीके से जो ट्राइबल उनके जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। शीला है जो ये भी खरवार जनजाति के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी कर्मा और शीला। और बाकी जो डांस है अदर पूर्वांचल रीजन में वो है धोबिया डांस। ये धोबी कम्युनिटी के लोग परफॉर्म करते हैं। धीवर होता है, धीवर को कहार कम्युनिटी, धोबिया धोबी कम्युनिटी और धीवर कहार कम्युनिटी के जो लोग हैं, कहार समुदाय के लोग वो परफॉर्म करते हैं। एक होता है कटघोड़वा। कटघोड़वा में हार्स डांस भी बोलते हैं, जैसे कि घोड़ा डांस था उसी तरीके से कटघोड़वा में क्या होता है कि मतलब एक लकड़ी की घोड़े का होता है, उसके बाद उसको बैठ करके मतलब एक तरीके से उसको एक सर्कल में मूवमेंट कराते हैं उसको एक, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कटघोड़वा डांस बोला गया है। तो ये हो गया हमारा पूर्वांचल। अब जो अगला जो हमारे फोक डांसेस है वो अवध रीजन के डांसेस। अवध रीजन में दो तीन डांसेस फेमस है। एक है जोगिनी, कलाबाजी और भेड़िया। जोगिनी में क्या होता है, रामनवमी के अपर अवसर पर जैसे कि ब्रज रीजन में ज़्यादातर डांसेस श्री कृष्ण और राधा जी से संबंधित है, उसी तरीके से अवध रीजन में श्री राम जी और सीता जी से संबंधित होंगी। तो जोगिनी में क्या होता है, रामनवमी की पूर्व संध्या पर महिलाओं के रूप में पुरुष नर्तकों द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो इसमें ये ना जैसे कि मेन जो कैरेक्टर होता है डांस का, जो परफॉर्मर होता है वो एक तो मेल होता है, लेकिन वो मेल हो करके अपने आप को फीमेल रिप्रेजेंट करते हुए डांस को परफॉर्म करते हैं। अब कलाबाजी। कलाबाजी डांस सीट ऑन एन आर्टिफिशियल हॉर्स नोन एज द कच्ची घोड़ी। कलाबाजी में अब इसमें भी घोड़े का ही रोल है। अब तीन डांसेस हमें ऐसे मिल गए जिसमें घोड़े का रोल है। एक तो घोड़वा डांस, एक तो कठ घोड़वा, और एक दूसरा है कलाबाजी। इसमें घोड़े पर बैठ करके डांसर अपने नृत्य को दिखाते हैं। और भेड़िया में क्या होता है, सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड राम फ्रॉम द लंका। भेड़िया डांस को कब परफॉर्म करते हैं, जब मतलब दशहरे के अवसर पे, जब भी श्री राम का जी का लंका से जब आगमन हुआ था तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए भेड़िया डांस परफॉर्म करते हैं। तो ये थे हमारे फोक डांसेस। अब हमारा जो यूपी का जो नृत्य है, विशेष नृत्य, उनको देखते हैं। फोक डांसेस खत्म हो गए। हाँ, अब डांस ऑफ द उत्तर प्रदेश, तो यानी हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल। ठीक, ये कौन सा है, कथक। ये यूपी का फेमस डांस है। इसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। कथक एक बार में परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं। उनको स्टेप्स को हमें देखना है मेंस के एग्जाम के काम आएगा। और बाकी जो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कौन सा उससे कौन से कुछ पर्सनालिटीज कथक डांस से रिलेटेड है, या फिर कथक डांस का जो मेन ओरिजिन है उससे संबंधित है, यानी उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो इसमें कथक डांसेस ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो रासलीला ऑफ द ब्रज भूमि, यानी कि इसका भी जो ओरिजिन है एक तरीके से बोला जाए तो श्री कृष्ण से ही संबंधित है। कथाहार इसको बोलते हैं, इसको जो सिंग करते हैं, यानी कि ये एक तरीके का डांस भी होता है और सिंगिंग, इसमें दोनों चीज़ें मिक्सअप होती हैं। उसका जो सिंगिंग करने वाला जो होता है वो उसको बोलते हैं कथाहार, डांस ऑन द वर्सेस फ्रॉम द एपिक्स एंड द पुराण। इसकी जो सिंगिंग होती है, जो सिंगिंग की वो पोएम के फॉर्म में होती है। पोएम यानी कि कविता के रूप में होता है। और होता क्या है, ये पुराण होते हैं, पुराण और जो हमारे जो
पुराण के अलावा जो हमारे इपिक्स यानी कि महाभारत या रामायण है, उनके वर्सेस को उठा करके एज अ पोयम रीड करते हैं, तो उसी पे बेसिस पे डांस का परफॉर्मेंस किया जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट अभी तो इसका काफ़ी चेंजेज हो गए हैं, लेकिन बेसिक जो था ये इपिक और पुराण पे ही डिपेंडेंट था। भक्ति मूवमेंट द कथक बिकम ए मीडियम टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ द राधा एंड कृष्ण, मतलब श्री कृष्ण जी और राधा जी की स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए जो वैष्णव समुदाय के लोग होते थे, कथक उन्होंने एज ए मीडियम अपनी स्टोरी को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए यूज किया। और कथक वॉज इन्फ्लुएंस बाय द पर्शियन स्टाइल ड्यूरिंग द सुल्तान एंड मुगल एरा। इसका क्या मतलब है? यानी कि जाहिर सी बात है, हिंदुस्तानी म्यूजिक है, यानी कि साउथ इंडियन की म्यूजिक पे तो जो मुगल इन्फ्लुएंस था वो तो मिनिमल था, लेकिन जो हिंदुस्तानी म्यूजिक था यहाँ पे मुगल्स का इन्फ्लुएंस और जो श्री सुल्तान पीरियड था या फिर अदर भी जो अफगानी थे, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक रहा है। और तो इसके पार्ट कौन क्या क्या होते हैं कथक के, उसको देखेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ द कथक, तो इसमें होता है कुल मिलाकर के 9 पार्ट्स होते हैं बेसिक कथक को परफॉर्म करने के, स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक। अब इसके पार्ट्स को देखेंगे तो एक तो होता है नृत्य, यानी कि स्टार्टिंग जब डांस को कैसे स्टार्ट करना है वो होता है नृत्य, कमेंसमेंट ऑफ द डांस। तो इसमें स्टार्ट करते हैं पहले प्रेयर करते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं, उसके बाद डांस का स्टार्टिंग होता है। और दूसरा होता है थॉट। तो इसमें थॉट में क्या करते हैं ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर को जो भी डांसर होती हैं अलग अलग पोस्चर दिखाते हैं, हाथ से या पैर से या फिर अपने बॉडी को शेप्स में ला करके। था ये होता है थाट। नर्तक सुंदर मुद्राओं में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आमद। आमद आता है रिदमिक इंट्रोडक्शन ऑफ द डांस। अब यहाँ से डांस का स्टार्टिंग होता है, एक्चुअल स्टार्टिंग यहाँ से डांस डांस का हो जाता है। जो इसके बाद जो आता है उसके बाद जुगलबंदी। जुगलबंदी में क्या होता है, ये होता है एक तरीके का सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन किसका? डांस का और म्यूजिक का। क्योंकि कथक में डांस और जैसा अभी मैंने पहले बताया, डांस और म्यूजिक दोनों का लगभग लगभग इक्वल रोल होता है। इसमें सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी कि जो भी म्यूजिक बजती है डांस के स्टेप्स उसके साथ मैच कराने की मतलब परफॉर्म किया जाता है एक तरीके से, दोनों के अपन से सिंक्रोनाइज हो जाए। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है कवित। कवित में कविता बोला जाता है। कवित में कविता बोला जाता है और उसी के बेसिस पे डांस के स्टेप्स को अ, बढ़ाया, मतलब डांस के स्टेप्स लिए जाते हैं जो भी कविता होता है उसी के बेसिस पे। ठीक है। अब जो अगला है वो है तराना। तराना में क्या होता है, ये भी एक तरीके का एंडिंग पार्ट होता है। रिदमिक मूवमेंट बिफोर द कंक्लूजन, यानी कि जब भी खत्म होने वाला होता है उसके पहले जो रिदमिक मूवमेंट होता है अ, वो तराना उसको बोलते हैं। उसके बाद है करमल्या। करमल्या क्या होता है, ये एंडिंग के थोड़ा सा पहले की मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है ना, फास्ट मतलब जो हमारा जो एक जुगलबंदी था ना, जुगलबंदी जिसमें डांस एंड म्यूजिक दोनों का सिंक्रोनाइजेशन करा दिया जाता है, ये करमल्या में जो होता है एकदम पीक होता है। यानी कि डांस भी अपने पीक पे होती है, यानी कि जो इन दोनों का बेस्ट वर्जन चल रहा होता है, डांस का म्यूजिक दोनों का। और जो गॉड होता है डांस, उसके बाद म्यूजिक को बंद कर दिया जाता है, उसके बाद बचता है केवल डांस। डांस चलता रहता है विदाउट म्यूजिक, और फिर लास्ट में एंडिंग हो जाती है। कब? तिहाई में। तिहाई वाले पार्ट में जो कथाकार या तथाकार होते हैं रिपोर्टेड थ्राइस एंड कंक्लूडेड ड्रामेटिकली, उसके बाद उसको रोक दिया जाता है किस पे? और इसमें जो होता है ना गॉड में, इसमें खासकर जो हमारा बीट वो रोक दिया जाता है। लेकिन इसमें जो होता है करमल्या में, इसमें बीट का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। और बीट यानी कि जो म्यूज़िक होती है एक तरीके से। तो ये था कथक डांस। अब जो अगला जो हमारा बचता है वो म्यूज़िक, यूपी की म्यूज़िक। यूपी की म्यूज़िक में बेसिकली गज़ल है। गज़ल में म्यूज़िक में क्या क्या है, जैसे कि ये गज़ल है, ठीक है। अब गज़ल, अब इसमें क्या क्या है, क्या बातें पढ़ने के हमारे जानने के लिए। तो पहली चीज़ तो इसको इंट्रोडक्शन माना जाता है कि इसका इंट्रोडक्शन किया था आमिर खुसरो ने। कब किया था? शायद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। गज़ल कंसिस्ट ऑफ द रिदमिक कपलेट दैट नेवर एक्सीड्स 12, यानी कि इसके जो जैसे कि एक चौपाई होता है जिसमें 4 लाइन्स होती हैं, मिला करके एक पंक्ति बन जाती है, ठीक है। उसी तरीके गज़ल में 12 होती हैं, 12 का एक, फिर 12 का एक, इस तरीके से होता है। गज़ल हैज़ ओनली वन थीम। जैसे मतलब एक थीम, थीम का मतलब क्या होता है, मतलब बेसिक जो डांस का जो इमोशंस होते हैं ना। अब जैसे एक गज़ल है चिट्ठी ना कोई संदेश, उसमें एक करोड़ा इमोशंस भरा है, तो उसमें वो वही चलेगा। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस वाली इमोशंस आ जाए, या फिर इस तरीके से नहीं। उसमें अगर लव थीम बेस्ड है तो लव पे ही चलेगा,
और अगर करुण रस की थीम है तो फिर करुण रस ही चलेगा, या अगर किसी वीर अ, युद्ध पे रिलेटेड है तो पूरी की पूरी गज़ल उस युद्ध पे ही बेस्ड होगी। ठीक है? ऐसे नहीं कि उसमें वॉर एंड लव या फिर रोना-धोना सबको मिक्स, ऐसा कुछ नहीं। ये सूफ़ी इन्फ्लुएंस, ठीक है? जैसे डांस से तो मुगल इन्फ्लुएंस रहा है, वैसे सूफ़ी क्या करते थे, क्या करते थे, भजन कीर्तन जैसा काम करते थे। तो यानी कि कुल मिलाकर के इनका रिलेशन म्यूज़िक से होता था। तो इस तरीके से गज़ल पे भी सूफ़ी का इन्फ्लुएंस रहा है, मुगल पीरियड के दौरान या फिर सुल्तानत पीरियड के दौरान। अब क्या है, प्रोमिनेंट जो गज़ल पर्सनैलिटीज़ हैं उनको हमको देख लेना। एक तो रूमी, मिर्ज़ा गालिब भी गज़ल गायक थे, फिराक गोरखपुरी जिनको रघुपति शाह भी बोलते हैं, रघुपति शाह। ये मोहम्मद इकबाल, वासिम बरेलवी, निदा फ़ाज़ली, मोहम्मद इकबाल, मतलब ठीक है, मोहम्मद इकबाल 2 बार हो गया। ठीक है, ये गज़ल प्रोमिनेंट गज़ल। अब क्या है, अब जो गज़ल में जो प्रेज़ेंट में चेंजेस क्या आए हैं, पहले तो स्टार्टिंग में मुगल पीरियड माना जाता है या फिर सल्तनत पीरियड, लेकिन अभी क्या है, जो प्रेज़ेंट टाइम में गज़ल काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। तो गज़ल इज़ प्राइमरली एज़ अ पार्ट ऑफ पर्शियन प्रोज़ ट्रेडिशंस, मतलब ये पर्शियन ट्रेडिशंस यानी कि अ, मुगल इन्फ्लुएंस रहा है। आफ्टर पर्शियन इट वाज़ पॉपुलराइज़्ड इन उर्दू एंड द हिंदी में, मतलब अभी क्या था, मतलब बेसिक जो था गज़ल वो पर्शियन लैंग्वेज में होता था, लेकिन इंडिया में इंट्रोडक्शन के बाद इसमें हिंदी और उर्दू का मिक्सअप भी हो गया। दुष्यंत कुमार प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द टेकिंग हिंदी गज़ल इन इट्स जेनिथ। दुष्यंत कुमार जो थे, एक एक्टर भी थे और एक गज़ल गायक भी थे। इन्होंने गज़ल को इसके जो क्लासिक फॉर्म से निकाल करके बॉलीवुड का पार्ट बनाया, बॉलीवुड का पार्ट बनाया और इसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ कर दिया। प्रोमिनेंट हिंदी गज़ल पोएट कौन-कौन से हैं? गोपाल, अभी जो प्रेज़ेंट मॉडर्न हिंदी गज़ल पोएट्स हैं, वो हैं जैसे कि गोपाल दास नीरज, नाम तो सुना ही होगा। शमशेर, बहादुर सिंह, आदम गोंडवी और त्रिलोचन। ये प्रोमिनेंट जो अभी गज़ल के पोएट हैं, हो सकता है कभी मैच द फॉलोइंग में करके पूछ लिया जाए। ये थे हमारे जो यूपी के डांस और म्यूज़िक, और इसमें फ़ोक म्यूज़िक भी शामिल था। ठीक है? तो यूपी के डांस और म्यूज़िक खत्म हो गया।